जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने चर्चा की कि कई माता के बारे में, लेकिन वो चर्चा जो है कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी कि वो अधूरी रह गई है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कई माता से जुड़े प्रसंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, जय सिया राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसा कि हम पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा कर रहे थे माता कैकेयी के बारे में, तो ऐसे में जो चर्चा थी हमारी वो अधूरी रह गई थी। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने कैकेयी माता का एक राजनीतिक, युद्धनीतिक, रणनीतिक उसको विचार किया था। हम पिछली बार जब एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उनका विचार कर रहे थे, जो समय ने हमें इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से रोकना पड़ा था। तो उसी में ये था कि अभी हमने उनका वो पहलू देखा है, अब हमें आवश्यकता है कि एक घरेलू महिला वाला पहलू, पारिवारिक महिला वाला पहलू, उसे देखना और समझना आवश्यक होता है। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी भी, जब उनके विवाह की बात आती है उसमें, क्योंकि ये प्रस्ताव उधर से आता है सुमन जी से, तो क्या होता है जब सुमन जी से प्रस्ताव वहाँ से दशरथ के विवाह का आता है, तो वहाँ पर युधाजीत अपनी तरफ से इस शर्त को लगाते हैं, क्योंकि उनके वो बड़े भाई हैं कैकेयी के, और जैसा वो उन सब चीज़ों को समझते हैं कि राजनीतिक घरानों में उसमें बहुत कुछ पहले से होता रहता है कि बहू पत्नी विवाह और ये सब चीज़ें किस कारण से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसके मन में क्या आज से चल रहा है। राजनीति में सबसे मूल बात ये होती है, किसी के भी मन के भाव को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति हो सकती है। सही में उन्होंने कहीं उस समय कैकेयी से नहीं बात की है, उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि बड़े भाई हैं, उनको इस पे विचार करना है कि भाई क्या बेहतर उसका भविष्य हो सकता है। तो उनका ये तो हो सकता है कि किसी मन में कोने में एक सुंदर स्त्री, सुंदर, उसकी वजह से ही उनका वो हो। तो उन्होंने एक ये शर्त रखी कि भाई जो इस हमारी बहन से पुत्र होगा वो ही भविष्य में उसका उत्तराधिकारी, उसका ही राजा पुत्र बनेगा। जब इस शर्त को जब रखी जाती है, तो कि बड़ी शर्त है, सुमंत्र जी के माध्यम से दशरथ जी के पास पहुंचती है। दशरथ जी जब वहाँ इसको विचार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये विषय आता है कि ये केवल और केवल एक पिता या एक पति की पत्नी की बात नहीं है, एक राज्य को भी उत्तराधिकारी देने की बात है। क्या होता है कि उत्तराधिकारी एक ऐसा शब्द है कि ये केवल वहीं लागू नहीं होता है, इसको किसी भी संस्था, और उसमें देखो आज भी बहुत सारे मठ, मंदिर, मस्जिदों में भी ये रहता है कि भाई कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी अनुकूल रहना चाहिए, जिससे जो व्यवस्था चल रही है वो बदस्तूर चले। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में भी जब सीईओ वगैरह, एमडी, तो वो सबका एक ही होता है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, कि एक प्रॉपर आदमी जो चल रहा है वो और बेहतर चले। तो उसी उत्तराधिकारी को करने की वजह से उन्होंने सोचा ये विषय केवल दशरथ जी का नहीं है, ये उस पूरे राज्य का विषय है। तो वहाँ भी उस तरह की चर्चा होती है। इधर क्योंकि पारिवारिक भी विषय है, तो वो अपनी रानियों से भी इसको चर्चा करती हैं, भाई इस तरह की शर्त आई है कि आप लोगों की क्या राय है। यहाँ पर सर माफी चाहूंगी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, शर्त के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगी कि क्या शर्त रखी गई थी और किस चीज की शर्त रखी गई थी। उन्होंने ये शर्त रखी थी, उनके भाई का युधाजीत जो है, अपना ये वक्तव्य था कि जो बहन से पुत्र होगा वो ही उसका उत्तराधिकारी होना, वही भविष्य में राजा बने। कैकेयी माता से जो भी पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। किस राज्य का सर? दशरथ जी के। दशरथ जी का उत्तराधिकारी होगा। क्या है कि यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, दशरथ जी का मतलब ये है कि दशरथ जी अवध के भी थे, और कौशल नरेश भी क्यों बोला जाता है, क्या था, कौशल्या के विवाह में कौशल्या जी के पिताजी ने कौशल राज्य को दशरथ जी को दे दिया था, जिसकी वजह से वो कौशल नरेश भी बोले जाते हैं। तो इसीलिए उनको बहुत बारी संबोधन मिलता है। तो इसका मतलब वो दशरथ जी के उत्तराधिकारी हैं। दशरथ जी के उत्तराधिकारी मतलब जो भी उनकी सीमा हो, आज हो, भविष्य में हो, मान लो कल को किसी और उस पर आधिपत्य उनका हो जाता है, तो वो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे।
यानी कि कौशल राज्य के जो है उत्तराधिकारी की, कौशल राज्य के भी होंगे, अवध के भी होंगे, वो अच्छा, उत्तराधिकारी कौशल और अवध दशरथ दोनों जी के। के होंगे। हाँ जी, क्योंकि वहां पर उत्तराधिकारी वो एक राज्य के नहीं है, दशरथ के हैं। दशरथ जी के हैं। तो दशरथ जी का जो भी साम्राज्य होगा उस समय है या भविष्य में हो सकता है, उसके उत्तराधिकारी होंगे। जी, ये अब समझ आई बात कि कौन सी शर्त रखी गई थी और किस जी राज्य जी की जो है बात जी की गई थी जी और उत्तराधिकारी कहाँ के बोले जी गए जी थे। जी। चलिए, बहुत अच्छे से समझा हमने इस तो बात को। उत्तराधिकारी वाली जब शर्त आती है तो क्योंकि दशरथ एक उन दोनों पत्नियों के भी पति हैं, तो उन्होंने उसमें ये वहाँ चर्चा की, भाई इस तरह से विषय आया है, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने भाई देखो ऐसा है, ये विषय ऐसा नहीं है, हम ये चाहते हैं एक बार केकई से मिला जाए और उनकी ये राय लें कि भाई उनकी अपनी राय क्या है। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी कि जब उनकी मुलाकात केकई माता से हुई होगी तो ऐसे में उन्होंने क्या पूछा होगा माता केकई हाँ, से। अभी हम उस पर आएंगे, थोड़ा सा बीच में अभी और रहता है तो उसको करते हैं, फिर उस चलिए, पर ठीक। आएंगे। तो जब ये बात उनकी आई तो अब एक प्रश्न आया कि भाई वार्ता कैसे हो। भाई मिलने का भी तो कोई तो तरीका होगा ना उस समय कि कैसे वार्ता हो। उसके लिए फिर एक विचार ये रखा गया, जब वार्ता हो रही है तो ऐसा तो है नहीं बार बार आज इनको कहीं भेजा जाए फिर उन्हें बोला, ऐसा तो होगा नहीं। उस पर विचार हुआ क्योंकि ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, राज्य से भी, और उसके तो फिर उसमें एक ये हुआ कि दशरथ महाराज, उनके मित्र और उनके मंत्री प्रधानमंत्री सुमंत जी, उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी, कुछ और उनके अमात महत्वपूर्ण, प्लस रानियाँ कौशल्या जी, प्लस सुमित्रा जी, वो लोग जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो वहाँ जाते हैं ना तो विश्वामित्र जी के आश्रम पे जाते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम पे इसलिए जाते हैं कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी अपने आपस में मित्रवत हैं। दूसरा क्या है कि एक तरह से कुलगुरु वशिष्ठ इधर के हैं और उधर महर्षि संकर्षण हैं के राज्य के, और संकर्षण के गुरु हैं विश्वामित्र जी। तो एक तरह से विश्वामित्र जी दोनों के उससे कड़ी से जुड़े होते हैं। तो होता भी क्या है कि जब भी व्यवहार में हम देखते हैं कहीं जाते तो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दोनों से समकक्ष हो और आसान हो जाए। अब जब वो उनके आश्रम पर जाते हैं तो वहाँ पे एक शिष्टाचार होता है कि भाई ऐसा नहीं हो उन्हें ये पूछना पड़े आप क्यों आए हो। सुमन जी बताते हैं कि ऐसे से रिसीवर आने का कारण ये है कि यहाँ से एक शर्त ये गई थी युधाजीत की कि जो हमारी बहन से पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो उस पर इन रानियों का ये मत था कि हम उनसे मिलने की रात रखें, इसलिए हमारा आना हुआ है। महर्षि विश्वामित्र ने उनको समझा, उनको भी ठीक है इसकी बात को आगे बढ़ाने का रखते हैं। जब उन्होंने अपने स्तर से कोई विश्वामित्र के शिष्य थे संकर्षण जी, उनसे चर्चा की थी क्योंकि वो उनकी शिष्या भी थी केकई, तो उसको इस तरह से बात को रखा गया। अब जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने देखिए कितना सटीक उत्तर दिया है, क्योंकि विवाह का विषय मेरे गुरु, मेरे पिता और मेरे भाई मुझसे बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें मेरी कोई राय नहीं है। पहले वो निर्णय करें कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि अब इसमें बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि प्राय आज शिक्षा को हम लोग ये कहते हैं कहीं कोई किसी स्तर पे हो जाता है कि वो अपने सारे निर्णय स्वयं लेने की कोशिश, कोई भी बच्ची आज भी होती हैं ऐसा करती हैं। आपने जैसे पहले भी देखा है उनकी कितनी सारी विलक्षण उनके गुण हैं, फिर भी उन्होंने बहुत सहज तरीके से रखा। अब जब ये दायित्व उधर आ जाता है तो भाई का दायित्व बढ़ जाता है। अब ये निर्णय पहले उनको ये करना है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब ये निर्णय भी कैसे होगा, भाई ये निर्णय के लिए उन्होंने क्या किया कि वो दशरथ जी से मिलने का रखा, जो उनके भाई युधाजीत। भाई किसी को समझना ही तो पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो जब दशरथ जी से मिलने का रखते हैं तो दशरथ जी से पहले तो एक औपचारिकताएं बातें होती हैं, जैसा होता है कि और भाई आपने नूह प्रदेश पे कैसे किया, उन्होंने आप यहाँ क्या राज्य व्यवस्था होती है, क्या कृषि की व्यापार की होती है, उस जैसे होता है एक सामान्य सी बातें। फिर उन्होंने उस विषय पे आते हुए उन्होंने कहा भाई मुझे ये बताया जाए कि जैसे मेरी बहन है उसका वहाँ पर आपके यहाँ आपके महल में क्या वो रहेगा महत्व। उनका ये भाई इनकी सोच समझ पता तो पड़े। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जो मंत्री सुमंत जी हैं उनके द्वारा हमारी बहन के लिए प्रस्ताव आया है। तो जो उन्होंने इस तरह से जब कहा तो दशरथ जी को बोलना तो है ही है,
तो उन्होंने भी उसको इस बात से कहा कि पहली बात जो प्रस्ताव आया है वो मेरे को उत्तराधिकारी और मेरे पर राज्य का और मेरे महात्मा मंत्री और उन सब का ये दबाव है कि महाराज अभी तक दोनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई है, तो लिहाजा एक उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसकी वजह से ये विचार बना है, उसकी वजह से बना है। रही बात उनके स्थान की, तो उनका स्थान जो एक महारानी का होता है वो महारानी का ही होगा। जब आप इसकी बात कर रहे हैं कि उनका पुत्र उत्तराधिकारी और राजा होगा, तो उनका स्थान कम कैसे हो जाएगा? वो तो स्वतः ही महारानी का स्थान होगा जी। और तो जब उन्हें उससे ऐसा लगा कि महारानी का, एक बात महाराज के दिल में कहीं ऐसी नहीं है कि उनका केवल आश्रय ये हो कि भी चलो एक सुंदर कन्या है तो एक बार और शादी विवाह कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक प्रश्न सर मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि दोनों महारानियों से पहले कोई संतान नहीं हुई थी दशरथ जी के, इसीलिए क्या कि कई माता से वो विवाह करना चाह रहे थे कि तीसरी रानी आएंगी तो क्या पता उनसे संतान की उत्पत्ति हो जाए? हाँ, इसमें क्या होता है कि संतान उत्पत्ति के लिए पहले ये एक जनरल बात थी कि बहु विवाह वाली। हालांकि इसमें एक बात आती है कि आखिर बहु विवाह था क्यों? उस समय सामान्य राजाओं में ऐसा होता था जी। तो ऐसा मुझे समझ में आता है कि भाई अभी हम भारतवर्ष को देखते हैं, जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था उस समय 500-600 से ऊपर हमारी रियासतें थी, जो हमारे उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिला के एक राष्ट्र बनवाया था। तो ये हम भारतवर्ष में जब देखते हैं इतनी छोटी छोटी रियासतें थीं और उन रियासतों को आपस में बढ़ाने के लिए अक्सर ये लड़ाइयाँ युद्ध एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। और जब उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के जैसे ना जिला लेवल से भी छोटी रियासतें रही होंगी, तो इसको हमें इस तरह से विचार करते हैं जहाँ इस तरह से रियासतें हों और सबके आपस में वो चलते रहते हों, तो अक्सर संभावना ये कि युद्ध होते रहते होंगे। जब युद्ध होते रहेंगे तो उसमें प्राय समस्या ये रहती है कि कहीं ना कहीं सैनिक मरते ही हैं। सैनिक मरने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की उसमें क्षति होनी है। जब पुरुष वर्ग की क्षति होनी है तो एक सामंजस्य समाज का, परिवार का और उसका कैसे हो? तो मुझे लगता है उसमें ये होता है पिता का दायित्व, एक तो ये प्रथा अपना आप चल गई भी कोई बात नहीं, बहरहाल कन्या का विवाह हो गया और एक उचित उसे वो मिल गया। अदरवाइज क्या अगर सब एक ही उसमें होते तो हो सकता है उस समय ये जो अनुपात है, जैसे आज अब देखते हैं कि भैया लड़कियों का अनुपात कम है, उस समय हो सकता है लड़कों का अनुपात कम रहता हो जेंट्स का, क्योंकि ये तो सभी मानेंगे युद्ध तो बहुत होते थे। बिल्कुल, जब युद्ध होते थे तो निश्चित रूप से उसमें ऐसे रहता था। तो उसकी वजह से बहु प्रथा वाली बात मुझे समझ में आती रहा होगा। और उसी वजह से क्योंकि जब बहु प्रथा हो रही तो उन्होंने उत्तराधिकारी वाली बात रखी होगी। जी बिल्कुल, ये संभव है, ये संभव है। जिसकी उत्तराधिकारी वाली बात रखी हुई तो उसी चीज़ को उन्होंने स्पष्ट रखने के लिए जब दशरथ जी से मुलाकात की तब उन्होंने इस बात को रखा भी अब महारानी का स्थान तो होगा, लेकिन मुझे ये बताया जाए जो हमारी बहन की इतनी सारी विशेषताएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसे क्या होगा? तो उन्होंने उस पर भी कहा भाई वो तो यथानुसार जैसे होगा उसका होगा, लेकिन अभी आप ये ना माने कि ये कोई मेरी सहमति है या है मेरी पूरी फाइनल या अंतिम वो है, क्योंकि अभी इसमें सबसे पहले ये बात रही कि महारानियाँ उनसे मिलेंगी, महारानियाँ जब अपनी सहमति दे देंगी उसके बाद ही मेरी सहमति इसमें आगे रहेगी, क्योंकि जब तक वो सहमति नहीं देंगे तो भी ये माना जाए ऐसा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उनकी सहमति उतनी ही आवश्यक है जी। उन्होंने वहाँ स्पष्ट ये भी कर दिया है ऐसा नहीं है कि होना ही होना है, लेकिन ये जरूर था कि अगर विवाह होना है तो महारानी कैकेयी की इतनी सारी विशेषताएं सब जगह जाहिर थी। तो आप उसको इस तरह से देखें कि भाई उनसे बढ़िया अवसर तो कहीं था ही नहीं दशरथ जी के पास भी जी। भाई इस तरह से वो हैं और तब इस पे ये विचार होता है। तो फिर इसके लिए कैसे होना चाहिए, तब उसका ये विचार हुआ कि इसमें एक काम किया जाए कि जैसे होता ना आज भी भोजन पे सबको आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की एक व्यवस्था हुई कि भाई भोजन पर उधर महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, संकर्षण, रानियाँ, दशरथ जी, सुमन जी और कुछ उनके अन्य और भी अमात्य वगैरह जो थे उनको साथ में वहाँ रखने की बात आती है कि चलो साथ में होते हैं और वहीं पर फिर कैकेयी उधर से आती हैं।
तो जिस समय केकई आती तो वास्तव में ऐसा देखा कि एक बार देखने के बाद सब लोग हतप्रभ रह गए हैं। इवन आता है दशरथ जी भी की सुना तो था बहुत सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर है ये देखने के बाद ही अंदाजा होता है। और इसलिए उसका महत्व और बढ़ गया कि इतनी सारी विशेषताओं के बाद आदमी को ये लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा और देखने का नजरिया बदल जाता है। क्योंकि प्राय ये माना जाता है कि जहाँ सुंदरता होती है वहाँ पर अन्य गुण कम होते हैं, जहाँ गुण होते हैं वहाँ सुंदरता ही जरूरी नहीं कि हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा और ये बढ़ जाता है। तो तब वो वहाँ आती हैं तो महाराज खुद ही सोचते हैं अरे इतना वो होके भी इतनी व्यवस्था कैसे उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन सब अपना अपना स्थान जब ग्रहण करते हैं उसके बाद फिर एक बात ये आती है, जब सबसे पहले युधाजीत ने सबका परिचय कराया आपस में। भाई ये ऐसे है, चाहे एक शिष्टाचार भी होता है, जब किसी से परिचय कराओगे उन्हें क्या पता कौन सी कौशल्या है कौन सी सुमित्रा है, बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से परिचय होगा। जब परिचय उन्होंने कराया तो फिर उसके बाद महर्षि शंकर सिंह ने जो उनके गुरु हैं उन्होंने शुरू किया। उन्होंने बताया केकई को कि भाई जो महारानियाँ हैं वो आपसे इसलिए मिलना चाहती हैं कि उनके मन में कुछ प्रश्न है, वो आपसे स्पष्ट करेंगे। और मेरा आपसे भी ये कहना है कि यदि आपके मन में कोई किसी तरह का भी शंका समाधान प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हो जी। जो आपको लगता है तो उसे आप पूछ सकते हो। तब फिर वहाँ से आपसी वार्ता शुरू होती है। सर बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर आप व्याख्या कर रहे हैं इस प्रसंग पर, लेकिन एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ है। ऐसा मैंने सुना है कि जब ये सभा हो रही थी तो ऐसे में माता कौशल्या ने केकई माता से यह प्रश्न किया था कि कौशल राज्य के प्रति तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या ऐसा सच में हुआ था? और यदि हुआ था तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या होता है जब वो कौशल राज्य में जाएंगी तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं। तो उन्होंने ये पूछा भाई तुम्हारी वहाँ क्या अपेक्षा है, तुम महारानी के रूप में जब होगे तो तुम्हारी क्या अपेक्षा होंगी। तो उन्होंने बड़े सहज उत्तर दिया कि मैं एक जितनी अपेक्षा एक पत्नी की पति से होती है मैं वही अपेक्षा ये चाहूँगी कि मुझे वो नारी के रूप में एक पत्नी का सम्मान मिले। क्योंकि अगर मैं एक पत्नी जब हो जाऊँगी तो स्वतः ही एक राजा की पत्नी तो होंगी। हमें यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्राय हम बहुत सारे सम्मानों की बात करते हैं, लेकिन अगर सही दर्जा एक अच्छी पत्नी का मिलता है तो वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान हमारे यहाँ होता रहा है और वो माना जाता है। उन्होंने यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं अपेक्षाएं ऐसी हैं। उन्होंने ये कहा जब मैं एक पत्नी हूँ पति की तो राजा की तो पत्नी हो ही गई, क्योंकि वही व्यक्ति तो राजा है जो मेरा पति है। जब इस तरह की बात उन्हें मिली तो उससे बड़ी संतुष्ट एक तरह से हुई। फिर उन्होंने ये पूछा है उनसे कि क्या तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे करने का अपने को ये सिद्ध करना था कि मैं बहुत अपने को होशियार हूँ, जैसे कहना चाहिए किस लिए। तो उन्होंने बड़ा सहज उत्तर दिया है, मैंने जो कुछ भी किया कहीं भी अपने को सिद्ध करने के लिए नहीं किया है। यहाँ जो कुछ भी हुआ जो कुछ भी किया ये मेरे माँ बाप से शुरू होता है कि उन्होंने मेरे को समाज को राज्य को उसको समझने के लिए एक शिक्षा दी। शिक्षा के साथ मुझे जो व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए मुझे जिस तरह से रहा उस समय मेरे को लगा कि जो मुझे करना चाहिए जो मेरे कर्तव्य हैं उनको बेहतर समझने और करने के लिए किया। इसमें मेरा तो बिल्कुल कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो मेरे माता पिता का योगदान है, मेरे गुरु का योगदान है। जो शिक्षा उन्होंने मुझको दी व्यवहारिक तौर से जो उसके तौर पे सिखाया, जैसे कि हम आज भी सोचते हैं ना कि कहीं व्यवहारिक तौर में किसी को ट्रेनिंग पे भेजते हैं कहीं उस पे भेजते हैं, तो उसी तरह से उस समय ये माना जाता है व्यवहारिक सब कुछ होना चाहिए। तो इसमें मैंने जो भी कुछ किया अपने सिद्ध करने जैसा कुछ किया ही नहीं है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे माता पिता ने जो भी मेरे गुरु ने मुझसे जो भी जिस तरह का अवसर दिया वो वहाँ मैंने किया। तो उसी में अब विवाह के बाद मेरे पति जो पत्नी से भूमिका चाहेंगे मैं उन्हीं के हिसाब से उसका निर्वहन करूँगी। मेरा अपना कोई वो नहीं है कि मुझे ऐसे करना होगा, ये पति के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ ये बहुत समझना आवश्यक है, इतना समर्पण बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से उन्होंने सबके सामने इस बात को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि उसमें सभी लोग हैं, उनके गुरु भी हैं, उनके गुरु के गुरु भी हैं, उधर कुलगुरु वशिष्ठ भी हैं, फिर भी उन्होंने इसको इस सहज तरीके से कहा है। तब कौशल्या जी फिर उनसे एक और प्रश्न पूछती हैं
ये तुमको पता है कि भाई हम पहले से ही राजा दशरथ जी की 2 पत्नियां हैं और आप तीसरी पत्नी के रूप में होंगी, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने उसका बड़ा बहुत सहज आंसर दिया। उत्तर देती हैं कि अगर समान व्यवहार पति का पत्नियों के साथ रहता है तो इसमें कोई इसलिए मुश्किल नहीं है, जैसे एक परिवार में 3 बहन रहती हैं, हम उसी तरह से तीनों बहन आपस में रह सकते हैं, उससे हमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं रहेगी। जी, बहुत ही सुंदर से सर आप जो है इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था। लेकिन एक प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ कि जैसे कि आपने हमें पूर्व में भी बताया था कि युधाजी जी ने राजा दशरथ जी के सामने एक शर्त रखी थी, तो क्या उस शर्त को, यानी कि वो शर्त जो उन्होंने यह बात कही थी कि कौशल राज्य का उत्तराधिकारी राजा दशरथ और माता कैकेयी के विवाह के बाद कैकेयी माता से होने वाली संतान ही कहलाएगी, तो ऐसे में क्या यह शर्त उन्होंने सभा में भी रखी थी? नहीं, ये शर्त सभा में नहीं रखी, ये कौशल्या जी ने ही वहाँ प्रश्न किया था कि ये इस तरह की शर्त आई हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। किसी भी कन्या के विवाह में उनके भाई, पिता और गुरु का बड़ा योगदान होता है। इसके बारे में मेरी सहमति असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है, ना ही मुझसे इस तरह की कोई बात हुई है। तो उसमें एक बात समझिए कि अब उसमें उनकी दोनों तरफ बड़ी दुविधा होती है। यदि इसको वो स्वीकार करें कि हाँ मैंने शर्त रखी है तो अलग अर्थ होता है, यदि वो कहें कि माँ बाप ने अपनी शर्त रखी है तो उनकी बात का अलग होता है। तो उसकी जो उत्तर की सटीकता है उसमें वो आप देखिए क्या छिपा हुआ है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ मेरी ये इच्छा है, और ये भी नहीं कहा कि मैंने मना किया है। तो उन्होंने उसको इस तरह से रखा कि भाई ये काम माँ बाप का है कि उनके बच्चे का हित कहाँ पर कैसे किस तरह हो सकता है। बिल्कुल, मेरे से चर्चा ही नहीं हुई है, मैं इसलिए मेरी सहमति असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो उन्हीं का विषय है, तो वही बताएंगे। लेकिन अब वो स्पष्ट कैसे करेंगे? उन्होंने एक बात को और थोड़ी सी स्पष्ट करा। जहाँ तक उत्तराधिकारी का प्रश्न है, मैं ये समझती हूँ उस राज्य की व्यवस्था और उसके हिसाब से सभा के जो निर्णय होते हैं उसके हिसाब से उत्तराधिकारी निर्धारित होता है। तो यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक तरह से ये स्पष्ट कर दिया, दूसरे शब्दों कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरी कोई शर्त है, और वो ये भी कह रही है किसी भी व्यक्ति से बड़ा राज्य होता है, व्यक्ति कोई भी हो, उत्तराधिकारी का कहीं भी कोई चयन अगर होता है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, एक व्यवस्था के द्वारा होता है। तो जब वो व्यवस्था के द्वारा होता है तो उस व्यवस्था में वो राज्यसभा, चाहे आज हम लोकसभा राज्यसभा कहें, उस समय जो भी सभा है उसके हिसाब से निर्धारण उसका होगा। तो उसके उस प्रश्न से भी ये स्पष्ट सा हो जाता है कि इस तरह से वो चाहती हैं। क्योंकि ये जब प्रश्न सबके सामने आ जाता है कि है, तो उस समय फिर युधाजित को लगता है कि अब उसे भी कुछ बोलना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा लगा ना कि कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु युधाजित हो गए। तो उन्होंने इस बात को किया कि भाई ऐसी शर्त उन्होंने रखी क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी भी इच्छा है। अब क्या होता ना, एक शर्त लगाने में ये बात है भाई आई क्यों, तो वो स्पष्ट करते हैं भाई मेरी बहन का ये अल्टीमेट वहाँ पर तीसरी रानी के रूप में विवाह है, तो मैं अपनी बहन के भविष्य को लेकर सशंकित हूँ, तो इसलिए मेरा ये शर्त का उद्देश्य है कि भाई कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ मेरी बहन की इतनी सारी विलक्षणता और गुणता हैं कि वो उसका भविष्य हर तरह से बेहतर हो, उसे किसी तरह की अपमान या जिसे कहना जैसे कभी तीसरी पत्नी के रूप में या उसे ऐसा ना लगे। भाई कोई भी भाई चाहता, और निश्चित सी बात है उसकी वजह से जब वो ये बात कहते हैं तो वहाँ पर दशरथ जी इस बात को रखते हैं कि यहाँ पर सभी गुरु हैं, स्पष्ट हैं, महर्षि संकर्षण भी हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी भी हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी भी हैं, सबके सामने ये मैं आश्वासन और वचन देता हूँ कि सहर्ष सम्मान पूर्वक वो कैकेयी को मिलेगा। और कैकेयी ने जिस तरह से वो यहाँ पर अपने कुल को इतना गौरव किया है, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ उसी प्रकार से वो रखें, और वो सबके सामने एक तरह से अपनी उधर फिर पत्नियों की तरफ भी जब देखते हैं कि उनकी राय क्या है, तो उससे ये चीज़ें आ जाती हैं एक तरह से ना मौन स्वीकृति, इशारों में जैसे आदमी करता है, गर्दन हिलाते हैं हम कई बार, हाँ भाई ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये हो गया तो अब कुछ फिर कहीं तो निर्णय करना ही पड़ेगा। अब विषय कोई ऐसा नहीं रहा जिस पे बहुत विचार बिंदु करना हो, क्योंकि उनके आत्तर भी आ गए, तो उससे ये भी सबको समझ आ गया कि कहीं इसमें ऐसा नहीं झलक रहा है कि ये कैकेयी की वो है।
भाई मुइन उद्देश्य, हम किसी के से मिलते हैं वो ये समझते हैं उसकी सोच क्या है। भाई किसी से मिलने से जो तात्पर्य होता है, हमारा मुख्य रूप से तात्पर्य यही तो होता है कि भाई किसी को फोटो में देख सकते नहीं, सोच नहीं पता होगी। तो वहाँ पर जब उस सोच से स्पष्ट हो जाता है, किसी भी कई के शब्द से ऐसा नहीं झलकता कि उनकी कोई बहुत महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत रही हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं कि वो सोचता है चलो इस तरह से अगर हो गया तो दोनों राज्यों पर हमारा अधिकार हो जाएगा और दोनों पे हो जाएगा, इस तरह से हम कई प्रदेश में मिला के ऐसा कर लेंगे। तो कहीं किसी को नहीं लगा, इसीलिए सबके सामने इस तरह की बातें हुई कि सब ये मानते हैं कि महर्षि और ऋषियों का बड़ा परम स्थान होता है सभी जगह। इधर उनको भी ये सांत्वना है, उनको भी ये पक्का है कि भाई उन लोगों के सामने बात हुई है। तो इस तरह के बाद फिर ये अब बात होती है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज अश्वपति से कहा कि भाई अब आप बताइए क्या निर्णय है। तो महाराज अश्वपति ने एक तरह से आपस में निगाह मिला के कहें या उसके इशारे से, तो तब उन्होंने ये निर्णय दिया, ये मेरा परम सौभाग्य होगा कौशल नरेश दशरथ की पत्नी के रूप में और मेरी पुत्री का विवाह होता है तो मुझे सहज स्वीकार और ये परम सौभाग्य का विषय है। जब इस तरह से अंतिम निर्णय हो जाता है, महारानी केकई उठती हैं, वो सबसे पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करती हैं, फिर ऋषिवर विश्वामित्र जी को, फिर गुरु संकर्षण को, और उसके बाद वो फिर अपने भाई युधाजित को करती हैं, और जब पिता को करती हैं तो थोड़ा सा नम आँखें हो ही जाती हैं। उसकी तरह से इधर फिर वो कौशल्या और उनको भी मिलती हैं, तभी सब एक दूसरे को बड़े उससे हृदय से लगाती हैं, आलिंगन करती हैं, भाई चलो ये बहुत अच्छा है। दशरथ जी की तरफ वो जाती हैं तो वो भी उनको सहज कहते हैं, भाई आपका स्वागत और आपसे यही अपेक्षा है, जिस तरह से आपने इस कुल का मान गौरव बढ़ाया है इसी तरह रघुकुल का भी मान और गौरव बराबर बढ़ाएं। इस तरह से उसको सभा को एक तरह से विश्राम कह सके। उसके बाद सभी महारानियों को भी अंतःपुर में ले जाया जाता है, क्योंकि पहले प्राय ये व्यवस्था होती थी, अंतःपुर का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए स्थान। तो उसमें फिर सबसे उनके ये निवेदन करके एक तरह से, अब तो क्योंकि निश्चित रूप से एक रिश्तेदारी हो ही गई है, तो जब ये हो गया तो अब तो उसके बाद अन्य चर्चाएं विवाहों से संबंधित रहनी हैं, जिसकी वजह से फिर वो उनको सबको अंतःपुर में ले जाती हैं। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे विशेष जानकारी प्राप्त कर आज हमने यह जाना कि किस तरीके से माता केकई और दशरथ जी का जो विवाह की बात चली और कैसे वो आखिर तक पहुंची। लेकिन अभी भी जो है यह हमारी प्रसंग कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ऐसे में कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में भी माता केकई से जुड़े प्रसंगों को ही हम लेंगे। लेकिन अभी समय हमें इशारा कर रहा है यहीं पर विराम देने का। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।